हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नेट सेट और जेआरएफ का मटेरियल, जिसमें हम डिमांड तक की चीजें फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट 3 की। अब हम इस लेक्चर में आगे के टॉपिक्स जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का मांग तालिका, डिमांड शेड्यूल क्या होती है। तो ध्यान से सुनिए। डिमांड शेड्यूल, मांग तालिका मीन्स होती है कि अलग अलग मूल्यों पर वस्तु की अलग अलग मात्रा को जब हम एक तालिका में प्रस्तुत करते हैं। देखिए, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य परिवर्तन होता है तो मांग जो है वह चेंज हो जाती है। हम यदि 10 रुपए है और उसकी मांग जो है 10 रुपए पर यदि 10 है, यदि हम उसकी प्राइस 9 रुपए कर देते हैं तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम मांग तालिका कैसे बनाएंगे? अलग अलग मूल्यों पर एक ही वस्तु की मांग तालिका बनाएंगे और उसमें अलग अलग मूल्यों पर वस्तु की भिन्न भिन्न मात्रा को जब एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह कहलाती है मांग तालिका, डिमांड शेड्यूल। अब इसके दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में व्यक्तिगत मांग तालिका में हम किसी एक व्यक्ति की, एक वस्तु की अलग अलग मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्रा को लिखते हैं। व्यक्तिगत में हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति की, एक वस्तु की अलग अलग मूल्यों पर, अलग अलग मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्रा लिखते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ये हमें मूल्य दिया हुआ है, प्राइस, और ये है हमारी मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी। तो मान लीजिए हमारा मूल्य है 4 रुपए, इस पर जो मांग मांगी जा रही है वह है 50 इकाइयां। ठीक है, उदाहरण ले रहे हैं हम। फिर इसके बाद जो है 3 रुपए प्राइस हो गई है, तो प्राइस कम हुई है, तो डिमांड क्या होगी? जब हम उदाहरण लें तो इस चीज का ध्यान रखें कि यदि आप प्राइस को कम कर रहे हैं तो मात्रा को जो है बढ़ाना है। यदि प्राइस 2 रुपए कर दी जाए तो इकाइयां कितनी हो जाएंगी? 100 इकाइयां। ठीक है, और यदि 1 रुपए प्राइस कर दी जाए तो हमारी मात्रा कितनी हो जाएगी? 125 इकाइयां। ये मात्रा जो है वो क्या होती है? मांगी जाने वाली। ठीक है ना? तो ये कहलाती है स्टूडेंट व्यक्तिगत मांग तालिका। क्लियर, समझ में आया? किसी एक व्यक्ति की, एक ही वस्तु की, हम एक ही वस्तु ले रहे हैं यहाँ पर, उसकी अलग अलग मूल्यों पर, ये अलग अलग मूल्य हो गए, उस पर मांगी जाने वाली मात्रा। डेफिनेटली यदि हम किसी वस्तु के मूल्य में जो है अप एंड डाउन करते हैं तो मात्रा जो है वह कम और ज्यादा होती है। तो इसको एक तालिका के रूप में प्रस्तुत करना वह व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। अब इसी में आप देखिए बाजार की मांग तालिका, मार्केट डिमांड शेड्यूल, नथिंग चेंज। इसमें भी हम क्या लेते हैं? वस्तु एक ही होती है लेकिन व्यक्ति जो है वह बहुत सारे होते हैं। क्योंकि हम बाजार की बात कर रहे हैं तो बाजार में जो है हम एक वस्तु की अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा मांगे जाने वाली मात्रा का योग अलग अलग मूल्य पर। उदाहरण के लिए ये है हमारा मूल्य, ठीक है, ये हमारा मूल्य हो गया, इसमें ये हमारी मात्रा हो गई। अब मान लीजिए मार्केट में उस वस्तु के 3 ही उपभोक्ता हैं, A, B, C। तो बाजार का मतलब क्या हो गया? वस्तु तो एक ही है लेकिन व्यक्ति, जहां एक व्यक्ति था, यहां पर हम बात करेंगे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, ध्यान देना, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा एक ही वस्तु की अलग अलग मूल्यों पर मांगी
जाने वाली मात्रा का योग, जाने वाली मात्रा का योग क्या कहलाता है? बाजार। कैसे? उदाहरण के लिए हम ले लें, यहाँ पर मूल्य है हमारा 1 2 3 4 और मिस्टर ए ने 5 4 3 2, इनके उदाहरण में हम ले लें 6 5 4 3 और इनके उदाहरण में ले लें 4 3 2 1। ये हमने एग्जाम्पल लिया है। देखिए हमने मूल्य को क्या है? बढ़ाया है, तो जो मांग है वो हमने कम करी है। तीनों व्यक्ति की मांग जो है वह पैरेलली कम ही करना है। जब आप उदाहरण लें तो उसमें ध्यान रखें कि यदि हम मूल्य को जो है बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया था हम मूल्य को घटा रहे थे तो हमने मात्रा को बढ़ाने वाला उदाहरण लिया था। अब यहाँ पर हम मूल्य को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो कम कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि जब आप उदाहरण ले इसमें तो क्या ध्यान रखना है कि हमको मात्रा को कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मूल्य को जो है हमने क्या किया है? 1 2 3 4 लिया है। ये 3 मार्केट में जो है व्यक्ति थे। अब बाजार मांग के लिए हम क्या करेंगे? बाजार मांग के लिए हम इन तीनों का टोटल कर देंगे, इन तीनों का टोटल। ठीक है ना? तो ये क्या हो गई? 15 12 9 और 6। तो ये कहलाती है बाजार मांग। क्लियर हुआ आपको? व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका जो है क्या होती है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मांग वक्र, डिमांड कर्व क्या होता है। तो मांग तालिका को जब हम रेखा चित्र की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह मांग वक्र कहलाता है। हमारे पास तालिका जो है बनी हुई रहती है, इसको यदि जो है हम रेखा चित्र की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वह मांग वक्र कहलाता है। तो हमने यही उदाहरण लिए हैं जो हमने अभी तालिका के लिए लिया था। सॉरी। तो ग्राफ जो है वह किस तरीके से बनता है? 0 x और y, ये जो है हमारा x एक्सिस होता है, x अक्ष होता है और ये हमारा y अक्ष होता है, y एक्सिस होता है। यहाँ पर जो है हम y एक्सिस पे वस्तु की कीमत लेते हैं, वस्तु की कीमत हम जो है यहाँ लेते हैं प्राइस, मूल्य, और यहाँ पे हम लेते हैं मात्रा। ठीक है, अब जो है हम मेजरमेंट लेते हैं। तो मेजरमेंट जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम हमारा जो डेटा रहता है उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मूल्य में हमें दर्शाना है 1 2 3 4 5 6, और मात्रा में हमें जो है तो हम 25 25 का ले सकते हैं, 25 50 75 100 125, ये हमने 25 के डिफरेंस पे ले लिया। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? मांग का कर्व, जो मांग वक्र है वो कैसे बनता है? तो पहले देखिए 4 रुपए मूल्य पर कितनी इकाइयां हैं? 50। तो ये 4 रुपए मूल्य पर 50 इकाइयां, ये हमने डॉट ले लिया एक। ठीक है, इसके बाद जो है 3 रुपए मूल्य पर 75 इकाइयां, तो ये 3 रुपए मूल्य पर 75 इकाइयां, ये हमने ले लिया। फिर 2 रुपए मूल्य पर 100 इकाइयां, तो 2 रुपए मूल्य पर 100 इकाइयां ले ली हमने। और फिर हमने 1 रुपए के मूल्य पर 125 इकाइयां। इस तरीके से जो है हमने यह डॉट लगा लिए हैं हमारे डेटा के हिसाब से। देन हम इनको जब मिला देंगे तो ये हमारा कहलाएगा मांग वक्र। ये क्या कहलाता है? मांग का कर्व, डिमांड कर्व जो है वह होता है। जैसे ही हम बाजार मांग तालिका में जो है डिमांड कर्व बनाएंगे, तो ये जो है हमारा रहेगा 0 x एक्सिस, y एक्सिस, और यहाँ पे हम मेजरमेंट ले लेंगे, तो ये जो है हमारा मात्रा का मेजरमेंट रहेगा। यहाँ पे हम क्या शो करते हैं? मात्रा, और y एक्सिस पे हम करते हैं मूल्य। तो मूल्य हमें जो है 1 2 3 4 ही दिखाने हैं, 1 2 3 4, और मात्रा में हमें ध्यान देना 15 तक दिखानी है, तो 2 4
6, 8, 10, 12, ये 14 और ये 16 तक हम ले लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो हम प्रॉपरली दिखा पाएंगे। अब सबसे पहले मिस्टर ए की हम मांग ले लें। तो मिस्टर ए की जो है हम ब्लू कलर से ले लेते हैं। 1 रुपए मूल्य पर 5, तो ये जो है 1 रुपए मूल्य पर 5 मतलब इसके बीच में आएगा, ये हो गई। फिर 2 रुपए मूल्य पर 4, तो ये 2 रुपए मूल्य पर 4, 2 रुपए मूल्य पर 4 हो गई। ठीक है, 3 रुपए मूल्य पर 3, 3 रुपए मूल्य पर 3 हो गई, और 4 रुपए मूल्य पर 2। ये हमारी हो गई मिस्टर ए की। ठीक है, अब मिस्टर बी की ले लेंगे हम ऐसे ही। तो मिस्टर बी की हम ब्लैक कलर से ले लेते हैं। तो मिस्टर बी की 1 रुपए मूल्य पर कितनी है? 6, ये हो गई इसकी 6। 2 रुपए मूल्य पर 5, यहां आ जाएगी 2 रुपए मूल्य पर 5। फिर इसके बाद जो है 3 रुपए मूल्य पर 4, 3 रुपए मूल्य पर 4, और 4 रुपए मूल्य पर 3, तो ये आ जाएगी यहां पे। इस तरीके से ये मिस्टर बी की हो जाएगी। ठीक है, मिस्टर सी की जो है हम रेड से ले लेते हैं। 1 रुपए मूल्य पर 4, 1 रुपए मूल्य पर 4। ठीक है, 2 रुपए मूल्य पर 3, 3 रुपए पर 2, और 4 रुपए पर 1। ये मिस्टर सी की हो गई। ठीक है, अब बाजार मांग जो है वो दिखा लेंगे हम। तो 1 रुपए मूल्य पर जो है 15, तो यहाँ पे आएगा 1 रुपए मूल्य पर 15, यहाँ पे हम ले लेंगे। 2 रुपए मूल्य पर 12, तो ये यहाँ आ जाएगी। 3 रुपए मूल्य पर 9, तो 3 रुपए मूल्य पर 9, ये ले लेंगे हम। और 4 रुपए मूल्य पर 6, तो ये आ जाएगी हमारी कुछ इस तरीके से। ये हमारी हो गई बाजार का कर्व। ठीक है, वक्र। कौन सा? बाजार का। तो आपको समझ में आया कि कर्व किस तरीके से बनाया जाता है। अब इसमें सबसे मेजर बात, आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो मांग वक्र है वो बाएं से दाहिनी ओर आया है और बाएं से दाहिनी ओर झुका हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव आपका जो है इंपॉर्टेंट है कि मांग वक्र जो है बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ होता है हमेशा। जैसे हमने इसका व्यक्तिगत मांग तालिका बनाई, हमने एबीसी की भी मांग तालिका बनाई, हमने बाजार की भी मांग तालिका बनाई। तो जितनी भी डिमांड कर्व होते हैं उनकी जो कर्व है सामान्यतः जो है बाएं से दाईं ओर झुका हुआ होता है। तो उसका क्या कारण है? तो ये जो है हमारे कारण लिखे हुए हैं कि क्या कारण है कि मांग वक्र जो है वह बाएं से दाहिनी ओर झुका हुआ होता है। तो मांग का नियम हमारा क्या कहता है कि अन्य बातें यदि स्थिर रहें तो किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी होने से वस्तु की मात्रा, जो मांगी जाने वाली मात्रा है, वह बढ़ती है। यह सिंपल सा हमारा नियम है। तो मांग वक्र जो है झुका हुआ होने की कारण क्या है? पहला है उपयोगिता ह्रास नियम। अब आप समझते हैं उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। तो उपयोगिता ह्रास नियम स्टूडेंट हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये हमारे आगे भी काम आएगा। उपयोगिता ह्रास नियम होता है कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु का उपभोग करते चलते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता, यूटिलिटी कम होती जाती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हमारा है खाना खाना। हम जो है जब भूख लगी है हमें और हम खाना खाने बैठे हैं तो पहली रोटी से हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरी रोटी से पहले की अपेक्षा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तीसरी रोटी से आपको हो सकता है कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिल जाए, और चौथी रोटी जो है आप खा ही नहीं सकते हो। अलग अलग व्यक्ति की डाइट अलग होती है,
तो इस तरीके से पहली रोटी से उपयोगिता, दूसरी रोटी से उपयोगिता, तीसरी रोटी से उपयोगिता को यदि आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे कि पहली रोटी से मिलने वाली उपयोगिता को यदि 10 नंबर दे रहे हैं तो दूसरी वाली से 10 नहीं रहेगी, वह 9 हो जाएगी या 8 हो जाएगी। तीसरी पे जो है आपकी 6 हो सकती है, चौथी पे आपकी 4 हो सकती है, और पांचवी रोटी पर 0, मतलब आपका पेट भर चुका है। और छठवीं रोटी यदि आपने खाई तो हो सकता है कि वॉमिटिंग या कुछ मतलब आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, मतलब वहां पे उपयोगिता क्या हो गई, आपकी निगेटिव हो गई। तो यही होता है स्टूडेंट उपयोगिता ह्रास नियम। क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। तो यही स्टूडेंट, इसके कारण ही मांग वक्र जो है वह बाएं से दाएं झुका हुआ होता है उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। क्योंकि चूंकि उपयोगिता ह्रास नियम लगता है तो कोई भी व्यक्ति जो है, वस्तु की कीमत यदि कम हो गई है तो उसे जो है, जो चीज 10 रुपए में मिल रही थी, मान लीजिए 10 रुपए में वह 10 इकाइयां खरीद रहा था, अब वस्तु का मूल्य कम हो गया, मान लीजिए 9 रुपए हो गया, और उसे 10 इकाइयां ही चाहिए है, तो उसे कम मूल्य पर ही 10 इकाइयां मिल जाएंगी। तो वह उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण जो है वह अधिक इकाइयां जो है वह खरीदेगा। यहाँ पे जो है मूल्य कम हो रहा है। इसका अपोजिट हम देखें कि यदि मूल्य बढ़ गया है तो वह उपयोगिता ह्रास नियम के कारण जो है वस्तु की कम मात्रा जो है वह खरीदेगा। आय का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है? यदि किसी व्यक्ति की आय जो है वह बढ़ गई है और वस्तु का मूल्य जो है वह कम हो गया है, तो क्या होगा? वस्तु का मूल्य कम हो गया है तो सामान्य कंडीशन में वस्तु की मात्रा जो है कम हुआ है तो डिमांड मांगी जानी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब आय प्रभाव के कारण जो है क्या होता है कि उसकी इनकम बढ़ गई है तो वह जो है अपने आय को जो है उसकी बचत भी बढ़ गई है, क्योंकि वस्तु का मूल्य कम हो गया है। उसको 10 इकाइयां ही चाहिए थी, अब 10 इकाइयां जो है पहले यदि 10 रुपए में आ रही थी तो अब 9 रुपए में ही आ रही है, क्योंकि वस्तु का मूल्य जो है वह कम हो गया है। तो इस तरीके से उसकी आय की बचत हो गई। अब इनकम बच गई तो वो क्या करेगा? और ज्यादा इकाइयां खरीदेगा। तो आय प्रभाव से इस प्रकार से जो है प्राइस कम होने पर वस्तु की मात्रा बढ़ती है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण कैसे जो है मांग बढ़ती है? तो मान लीजिए चाय और कॉफी का एग्जाम्पल इसमें हमेशा लिया जाता है। यदि जो है चाय का मूल्य कम हो गया, इसका मूल्य कम हो गया, तो चाय और कॉफी अल्टरनेटिव होते हैं, मतलब वैकल्पिक है। तो चाय का मूल्य कम हुआ है तो जो कॉफी पी रहे थे वो लोग भी किधर शिफ्ट हो जाएंगे? चाय की तरफ। तो प्रतिस्थापन प्रभाव यही होता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है कम हो गया है तो उसके रिप्लेसमेंट की जो वस्तु है उसके लोग जो है वहां कॉफी पीना छोड़कर किधर शिफ्ट हो जाएंगे? चाय की तरफ। तो यहाँ भी क्या हुआ? मूल्य कम होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। किसके प्रभाव के कारण? प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। अब उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन से कैसे? तो जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है, मूल्य कम हो जाता है तो क्या होता है? नए नए कस्टमर, नए नए उपभोक्ता जो है मार्केट में आ जाते हैं। अब नए नए उपभोक्ता आ रहे हैं तो वो क्या होगा? मांग करेंगे तो मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये है स्टूडेंट मांग जो है, मांग वक्र जो है हमारा सामान्यतः बाएं से दाहिनी ओर झुका हुआ होता है। उसके कारण, मेन कारण तो वही है, किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने से मांग में जो कमी वृद्धि होती है। हमने देखिए यहाँ 5 जो है वो मांग का एनालिसिस किया है। सभी का ग्राफ आपने देखिए बाएं से दाहिनी ओर जो है झुका हुआ है, तो इसके कारण जो है वह यहाँ है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मांग विश्लेषण क्या होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? मांग विश्लेषण, डिमांड का एनालिसिस। तो डिमांड एनालिसिस क्या होता है? तो जब हम किसी वस्तु की मांग से संबंधित पूरी जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसके बारे में पूरी जो है कितनी डिमांड होने वाली है,
कितनी डिमांड पहले रही है, हमें जो है कितनी डिमांड होने की संभावना है, या प्रतियोगी कंपनी की जो है डिमांड, कंपनी की उस वस्तु की पर्टिकुलर डिमांड कितनी चल रही है। तो उन सब का जब हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो वह मांग विश्लेषण कहलाता है। ये है उसके कारण, मांग विश्लेषण के कारण, या हम बोले उद्देश्य कि मांग विश्लेषण जो है क्यों किया जाता है। ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स में जो है बहुत आईएमपी चीजें हैं। मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम डिमांड एनालिसिस क्यों करते हैं, हमें इसकी जरूरत इसीलिए पड़ती है कि मांग कितनी होगी। हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का डिसीजन या कितनी मात्रा बनानी है उसका डिसीजन हम इसी बात पर लेते हैं कि मार्केट में कितनी मांग होगी, कितना माल बिक जाएगा। तो मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए जो है मांग का विश्लेषण किया जाता है। फिर विक्रय संवर्धन कार्यक्रम बनाना, सेल्स प्रमोशन के कार्यक्रम। हमारी डिमांड यदि 10 इकाइयों की होने वाली है या 100 इकाइयों की होने वाली है या 1000 इकाइयों की होने वाली है, यह सब जो है हमें डिमांड एनालिसिस से पता लगेगा। तो हम उसी हिसाब से प्री प्लान कर पाएंगे कि हमें विक्रय को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए कितना जो है सेल्स प्रमोशन पे पैसा खर्च करना है, हमें विज्ञापन में कौन सा एक्टर लेना है, विज्ञापन किस तरीके का करना है, हमें सेल्समैन कितने नियुक्त करने हैं। तो विक्रय संवर्धन की जो क्रियाएं की जाती हैं, एग्जीबिशंस कितनी लगानी है, फ्री सैंपल में हमें कितना माल बांटना है, विज्ञापन जो है हमें किस तरीके का रखना है, तो वह सब चीजें जो है हम मांग एनालिसिस, मांग विश्लेषण से कर सकते हैं। उत्पाद कार्यक्रम डेफिनेटली ये जो है इससे डिपेंडेंट है। हमें मांग पता लगती है कि इस साल जो है 10,000 इकाइयों की मांग हो सकती है, तो उसी हिसाब से जो है पूरा प्रोडक्शन प्रोग्राम, कितना उत्पादन, फैक्ट्री में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितने एम्प्लॉय लगेंगे, कितनी जो है मशीनें लगेंगी, कितना पैकिंग मटेरियल लगेगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डिमांड एनालिसिस एंड प्रोडक्शन प्रोग्राम। कितना जो है हमारा उत्पादन का करना रहेगा, हमें कितनी इकाइयों का, तो पूरा प्रोग्राम जो है वह डिमांड एनालिसिस पर रहता है। और मांग और पूर्ति में संतुलन, डेफिनेटली हमें पहले से पता लग जाता है कि 10,000 इकाइयों की रिक्वायरमेंट है, तो हम उस हिसाब से हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी को चेंज करते हैं और डिमांड के अकॉर्डिंग कोशिश करते हैं कि सप्लाई जो है टाइमली हो जाए, समय पे हो जाए और सभी कस्टमर को माल मिल जाए। तो ये है मांग विश्लेषण के कारण या उद्देश्य। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पढ़ रहे हैं वो है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, जो अभी तक हम बहुत बार सुन चुके हैं। बहुत सिंपल सा यदि हम उसको समझें कि कीमत, यदि वस्तु की कीमत यदि बढ़ती है तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या होती है, कम होती है, और यदि वस्तु की कीमत घटती है तो मांगी जाने वाली मात्रा जो है बढ़ती है। और इसमें एक बात और जो लिखी रहती है, अन्य बातें स्थिर रहने पर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मांग का नियम क्या हो गया, यदि अन्य बातें स्थिर रहे तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी की जाए तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा जो है वह बढ़ जाती है। अन्य बातें स्थिर रहे तो, ठीक है। सामान्य दशा में तो कौन कौन सी बातें मान्यताएं हैं तभी मांग का नियम लागू होगा, वो बहुत ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक लॉजिकली जो है आप सोच कर देखना। अन्य बातें स्थिर रहने पर सामान्य दशा है तो कौन कौन सी बातें जो है चेंज नहीं होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, आय समान हो। यदि हम देखिए उदाहरण लेकर चलते हैं एक, कि मान लीजिए 10 रुपए मूल्य पर हम 100 इकाइयां खरीद रहे हैं, ठीक है, और 9 रुपए मूल्य पर प्राइस कम हो गया है तो हम 120 इकाइयां जो है वह खरीद रहे हैं। ये अभी हमारा उदाहरण है। ये हम कौन सा नियम देख रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड के नियम से। यदि वस्तु के मूल्य में कमी होती है, ये डाउन हुई है, तो मांगी जाने वाली मात्रा जो है वह क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये मांग का नियम है।
अब लोगों की आय समान होनी चाहिए, आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। मान लीजिए पहले जो है आय वो 10,000 रुपए मंथ थी, अब मान लीजिए उसकी इनकम 15,000 रुपए हो जाती है, तो क्या होगा, चूंकि उसकी खर्च करने की शक्ति बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, तो वह प्राइस भले ही जो है कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसकी मांग जो है वो अभी बढ़ सकती है। तो ये जो मान्यताएं हैं आपको लॉजिकली याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति की आय जो है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम काम करेगा। फिर उसकी रुचि में, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो उसका टेस्ट चल रहा है अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके टेस्ट में, उसकी रुचि में परिवर्तन हो गया तो भले ही प्राइस बढ़ जाए तब भी वह जो है अपनी, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति पियर्स साबुन ही जो है यूज करता है, अब उसकी टेस्ट में जो है परिवर्तन हो रहा है, तो वो भले ही प्राइस बढ़ जाए, वह कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, वह पियर्स साबुन ही यूज करेगा। तो दूसरी मान्यता है कि अभिरुचि या स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु, ये अब बहुत बार आएगा। स्थानापन्न वस्तु मतलब एक का स्थान दूसरी वस्तु ले ले, इसका आप याद रखिए, चाय व कॉफी, रिप्लेसमेंट। चाय जो नहीं पीते हैं वो कॉफी पी लें, कॉफी नहीं पीते हैं चाय पी लें। और पूरक वस्तु मीन्स होता है यहाँ पर एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है, तो इसमें जो है आप ले सकते हैं उदाहरण ब्रेड और बटर, या दूसरा आप ले सकते हैं इसमें कार, पेट्रोल। यदि पेट्रोल की प्राइस जो है कम ज्यादा होती है तो कार की मांग जो है वह कम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो कार और पेट्रोल, ब्रेड या बटर जो है वह पूरक वस्तु के एग्जाम्पल हैं, जो डिमांड में एक साथ चलते हैं, एक के बिना जो है दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट आता है। यदि जो है ब्रेड की प्राइस बढ़ गई है तो बटर की मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रेड की मांग कम हो जाएगी तो बटर भी जो है कम यूज में आएगा। तो स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा। फिर वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु ना हो, हम मांग के नियम को अप्लाई कर रहे हैं और पता लगा कि लोग जो है वो वाली वस्तु छोड़कर दूसरी वस्तु खरीदने लगे, तो वहां भी मांग का नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, वस्तु के मूल्य में भविष्य में घटने बढ़ने की संभावना ना हो। यस, यदि हम कोरोना टाइम पीरियड की बात देखें तो फल और सब्जियां जो हैं उसकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ने के बावजूद जो है डिमांड और ज्यादा बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? एक तो जो है वह हमको कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, और दूसरी चीज जो है कि भविष्य में हो सकता है आज हमें 100 रुपए किलो जो है आलू मिल रहे हैं, हो सकता है कल जो है और स्थिति खराब हो जाए कि हमें 200 रुपए किलो आलू मिले। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, मूल्य बढ़ने के साथ साथ जो है मांग भी बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? उसके पीछे कि भविष्य में मूल्य के घटने बढ़ने की संभावना थी। तो जब मांग के नियम को हम लागू कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि इस वस्तु के मूल्य में जो है भविष्य में घटने या बढ़ने की संभावना तो नहीं है, स्थिर रहने वाले हों और वस्तु सामान्य हो। हम यह जो नियम लगाते हैं वो सामान्य वस्तुओं पर लगाते हैं। तो ये जो है हमें सारे याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपवाद। अभी हमने देखा कि मांग का नियम जो है ये बातें स्थिर रहती हैं, इनमें कोई परिवर्तन न हो तो यह जो है लगता है, लेकिन कुछ जो है इसके अपवाद हैं। अपवाद मीन्स समझते हैं, अपवाद मीन्स होता है कि अब नियम क्या है, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मात्रा कम होगी, यह हमारा नियम है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कीमत बढ़ने पर भी मात्रा जो है वह बढ़ती है, या कीमत कम होने पर भी मात्रा जो है वह कम हो जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें ये अपोजिट वाला रूल, विरोध वाला जो है रूल नहीं लगता है? गिफेन विरोधाभास, ये बहुत ध्यान रखना है। गिफेन विरोधाभास जो है वह घटिया किस्म की, निकृष्ट जिसको बोलते हैं, निकृष्ट एकदम शुद्ध हिंदी, या जिस निम्न कोटि की हम बोल सकते हैं घटिया या निम्न कोटि की जो वस्तुएं हैं
उसमें यह वाला नियम जो है वह लागू नहीं होता है। ये वाला नियम उसमें ऐसा होता है कि यदि जो है किसी वस्तु की कीमत जो है वह बढ़ गई है तो उसकी मांग जो है, कीमत बढ़ी है तो मांग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और कीमत घटने पर जो है वह मांग जो है उसकी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन लो क्वालिटी की वस्तुओं के साथ जो है यह नियम लागू नहीं होता है। और गिफिन विरोधाभास में जो है आय प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आय प्रभाव, देखिए ये गिफिन विरोधाभास सबसे पहली चीज घटिया और लो क्वालिटी की वस्तुओं पे लगता है। आय प्रभाव क्या काम करता है, यदि जो है किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई तो क्या होगा, वो घटिया किस्म की वस्तुएं खरीदेगा क्या, तो वस्तु की कीमत बढ़ने से, आय बढ़ने से जो है क्या होगा कि घटिया किस्म की वस्तुओं से लोग शिफ्ट होके अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं खरीदेंगे। तो इसीलिए जो है जो आय प्रभाव होता है गिफिन वस्तुओं पर, घटिया किस्म की वस्तुओं पर, वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब ऋणात्मक मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है घटिया किस्म की वस्तुओं की मांग जो है वह कम होती जाती है, भले ही उसके मूल्य जो है वह घट रहे हो बढ़ रहे हो। ठीक है, ये गिफिन विरोधाभास होता है। समझ में आया, इसमें आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक, ध्यान रखना इसको, ऋणात्मक। और गिफिन विरोधाभास समझ में आया आपको, घटिया किस्म की वस्तुओं के साथ जो है। फिर है आवश्यक वस्तु की मांग पर मांग का नियम काम नहीं करता है, क्योंकि वह मांग ऐसी है जो व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर सकता है। वो डेली रूटीन की मांग है, प्राइस कम हो, जैसे नमक हम लें या माचिस हम लें या शक्कर हम लें, तो यह जो है व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसके बिना जो है काम नहीं चल सकता है। तो इन वस्तुओं की जो है मांग पर मूल्य का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आवश्यक वस्तु की मांग जो है उस पर यह नियम, मांग का नियम लागू नहीं होता है। फिर हम बात करें तो आवश्यक वस्तु में हम डाल लें नमक और शक्कर, ठीक है ना। फिर कीमत वृद्धि की आशंका, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि कोरोना काल में जो है यह नियम लागू नहीं हुआ, क्योंकि क्या उसके पीछे लॉजिक था कि भविष्य में हो सकता है हमें आलू आज 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, कल जो है 200 रुपए किलो मिले, तो हम तो आज ही खरीद लेते हैं। तो कीमत वृद्धि की आशंका के समय भी जो है भले ही वस्तु का मूल्य कम हो जाए या वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, मांग जो है वह पैरेलली बढ़ती या घटती है। फिर सामाजिक स्तर व फैशन की वस्तु, ये वर्तमान समय में बहुत चल रहा है कि कीमत के बढ़ने घटने से फैशन की वस्तुओं में, ब्रांड की वस्तुओं में कोई इफेक्ट नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति पॉन्ड्स का क्रीम यूज करता है तो उसकी प्राइस जो है 10 रुपए हो जाए, 100 रुपए हो जाए या 500 रुपए हो जाए, वह पॉन्ड्स का क्रीम जो है वह यूज करेगा। तो यहाँ जो है सामाजिक स्तर की और फैशन की वस्तुएं जो है उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। फिर भविष्य की दुर्लभता, यदि किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि जो वस्तु आज है वह कल नहीं मिलेगी, तो वह किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाता है। तो वहां पे वस्तु का मूल्य जो है बेचने वाला 10 रुपए रखे, 100 रुपए रखे, 500 रुपए रखे, तब भी व्यक्ति खरीद लेता है, क्योंकि उसे क्या आशंका है कि कल तो वह वस्तु नहीं मिलेगी। तो ये वाली कंडीशन में भी जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है। और व्यय का एक छोटा सा हिस्सा, यदि कोई आपका खर्चा ऐसा है या कोई ऐसी वस्तु है जिसमें आप बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, तो उन कंडीशन में जो है वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, घट रहा है, बहुत दिमाग आप नहीं लगाते हैं और उस वस्तु को मूल्य नहीं देखते हैं, खरीदना है खरीद लेते हैं। क्लियर ये चीज है। तो ये है, ध्यान रखना, ये है अपवाद, जिसमें गिफिन विरोधाभास जो है वह बहुत आईएमपी है, जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम लागू नहीं होता है का मतलब क्या है कि वस्तु के मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है, वस्तु के मूल्य घटने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। ठीक है। और ये जो है हमारे मांग के नियम के मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं यदि नहीं लागू हो रही हैं तो मांग का नियम फेल हो जाता है। ठीक है। तो मांग का नियम जो है वह
गुणात्मक होता है, ये भी एक ध्यान रखना, गुणात्मक होता है। गुणात्मक का अर्थ होता है कि मांग का नियम हमें यह बताता है, क्या गुणात्मक मीन समझ लें, बड़े अक्षरों में लिख रही हैं, दिमाग में डाल लेना आप लोग। गुणात्मक मीन्स क्या होता है कि मांग का नियम हमें यह बताता है कि कीमत में वृद्धि होने पर मात्रा में कमी होगी, ये बताता है। ये इस बात की श्योरिटी लेता है कि मांग में वृद्धि होगी तो कीमत में कमी होगी, लेकिन कितनी होगी, 10 रुपए की होगी, 50 रुपए की होगी, वह नहीं बताता है। इसीलिए ये क्या होता है, मांग का नियम गुणात्मक होता है। अभी हम मांग की लोच पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, वो होती है परिमाणात्मक, वो रिजल्ट बताती है। तो कितनी वृद्धि होगी, कितनी कमी होगी, तो मांग की लोच को हम बोलते हैं परिमाणात्मक, परिणाम देगी वो, और ये होता है गुणात्मक। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो ये आपको समझ में आया मांग का नियम। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। किसी भी वस्तु की मांग कम या ज्यादा हो सकती है, बहुत सारे कारण हैं जो हम हमारे आसपास देखते हैं। कभी हमें लगता है कि वस्तु का मूल्य कम हो गया है, तो चलो जल्दी जल्दी, जैसे मार्केट में सेल लगती है, सेल मतलब डिस्काउंट ऑफर है, तो जो है वहां पर भीड़ ज्यादा लग जाती है। कभी जो है फैशन में कोई चीज आती है तो वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कभी लोगों की आय बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो खर्च भी ज्यादा करते हैं, तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है। तो यही जो है पॉइंट जिसके कारण जो है मांग बढ़ती या घटती है, तो वो है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। बहुत ध्यान से आप थ्योरी को पढ़िए, हम जो है इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी हमने एक बार कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए वो हमसे बन सकता है। तो पहला, वस्तु की कीमत, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वस्तु की कीमत में बहुत अंतर होने पर मांग में जो है परिवर्तन होता है। फिर है आय, सामान्य वस्तुएं और निकृष्ट वस्तुएं। निकृष्ट अभी हमने पढ़ा, ध्यान रखना, कोई चीज बार बार आ रही है मतलब हमें दिमाग में बैठ जानी चाहिए। घटिया किस्म की, लो क्वालिटी की वस्तुएं। गिफिन विरोधाभास इसमें लगता है, जिसमें क्या नियम लगता है कि कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। और सामान्य वस्तुएं जो हैं, जो डेली रूटीन की हमारी सभी बाकी की सभी वस्तुओं में कीमत जो है वह बढ़ती है तो मांग क्या होती है, कम हो जाती है। फिर संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत में हमने 2 पढ़ चुके हैं। पूरक मतलब जो एक दूसरे के साथ यूज में आती है, जिसमें हमने लिया था कार प्लस पेट्रोल का एग्जाम्पल, या एक और लिया था कौन सा, ब्रेड व बटर। तो यदि इस टाइप की वस्तु है तो इसमें एक की वस्तु का मूल्य बढ़ने पर जो है दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। स्थानापन्न वस्तुएं, जिसमें हमने लिया था चाय व कॉफी, इसके रिप्लेसमेंट में ये या इसके रिप्लेसमेंट, तो यदि चाय की कीमत बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई है, तो लोग कॉफी पीना शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये होती है स्थानापन्न वस्तुएं। फिर है उपभोक्ता की प्राथमिकता, रुचि, फैशन। डेफिनेटली हम पियर्स साबुन का एग्जांपल ले रहे हैं या हम पर्टिकुलर ब्रांड के ही शूज पहनते हैं, तो वहां जो है उसके कारण भी जो है लोगों की वस्तु की डिमांड में बढ़ती है। भविष्य की संभावनाएं, भविष्य में यदि जो है वस्तु नहीं मिलने वाली है या महंगी मिलने वाली है तो लोग वर्तमान में ही खरीद लेंगे, तो डिमांड क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। और फिर जनसंख्या, यदि जनसंख्या ज्यादा है तो मांग बढ़ेगी, जनसंख्या कम है तो डिमांड कम होगी। और आय का वितरण, आय का वितरण मतलब समान है तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी, और असमान है तो मांग क्या होगी, यहाँ पर कम होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी जो है बहुत सारे मांग को प्रभावित करने वाले, जैसे मेरे दोस्त ने वो कार खरीदी है, मुझे भी वही कार खरीदनी है। या विज्ञापन में हम कोई चीज देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो हमें लगता है कि वह चीज खरीदनी है। तो बाकी के फैक्टर्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन फैक्टर्स जो हैं वो ये होते हैं। अब हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन की, मांग फलन।
तो इन्हीं पॉइंट से बना हुआ है डिमांड फंक्शन, जिसमें dx, ये क्या होता है, dx मतलब डिमांड ऑफ x किस किस से प्रभावित होती है, तो हम वस्तु की कीमत, आय, संबंधित वस्तु की कीमत और रुचि, फैशन और भविष्य की संभावनाएं, ये जो है इसका फंक्शन होता है। मांग फलन में जो है हम डिमांड x मतलब x वस्तु की जो डिमांड है वह किस किस के रीजन से होती है, उसमें कीमत, आय, रुचि और फैशन, संबंधित वस्तु की कीमत का प्रभाव, भविष्य की संभावनाएं, जनसंख्या, यह सब इंक्लूड होता है। तो ये होता है डिमांड फंक्शन। इसको अभी हम और विस्तृत रूप से समझेंगे।